नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं मैथ्स के एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है भाज्य संख्या, या इसको कहें तो हम इसको संयुक्त संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या जिसको हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में बात करें तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या का हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या को हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं दो टॉपिकों को और साथ में कोशिश करेंगे कि आज हम एक मैथ के एक और टॉपिक जिस संख्या का नाम है सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग को प्राइम के नंबर के नाम से जानते हैं, उसको भी समझने की। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अपने पास कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें, ताकि भविष्य में आप एक दो बार उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या को, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या को समझेंगे। मैथ्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में, या कहें आपके एकेडमिक एग्जाम 9, 10, 11, 12, या कहें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड संबंधित प्रश्न देखने को हमें मिलता है। तो आज इनको समझेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम कुछ संख्या लिए हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब इसको हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसके गुणनखंड को पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 के गुणनखंड की बात करें तो क्या हो जाएगा 1। 2 के गुणनखंड की बात करें तो 1 और 2 मिलेगा। ठीक है, 3 के गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 3। देखिए ये सारे इसके गुणनखंड है। गुणनखंड कहे तो ये सारी वैसी संख्या है जिससे ये संख्याएं क्या है, विभाजक, यानी पूरी तरह से ये विभाजित हो जाती है। ठीक है, 4 के गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 4। 5 की गुणनखंड की बात करें तो 1, 5। 6 की गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 3, 6 मिल जाएगा हमको। 7 के गुणनखंड की बात करें तो 1, हमको मिलेगा 7। 8 के गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 4, 8 मिल जाएगा हमको। 9 के गुणनखंड की बात करें 1, 3, 9। वहीं पर 10 के गुणनखंड को हम देखें तो 1, 2, 5, 10। यहाँ से जो भी संख्या हम लिए थे 1 से 10 तक, ये सारे के गुणनखंड, या इसको हम लोग अपवर्तक, या इसको बोले हम विभाजक, ये सारी संख्या के होते हैं। जैसे मान के चलिए कि 4 है, इसका 1, 2, 4 है, तो 4 का ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तक। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक, या इसको हम लोग कह सकते हैं इन संख्याओं के गुणनखंड, या हम इनको कह सकते हैं विभाजक, या हम इसको बोल सकते हैं विभाजक। ठीक है, जितने सारे संख्याएं यहाँ पे जो गुणनखंड मिला है, या हमें जो अपवर्तक मिला है, या विभाजक, हम इसको 3 नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आप इस बार ध्यान दीजिए, इन संख्याओं के अपवर्तक के ऊपर ध्यान दीजिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि इन संख्याओं के गुणनखंड देखने के बाद हमें क्या पता चलती है कि कुछ संख्या ऐसे है, कुछ क्या अगर कहे तो एक संख्या ऐसे है जो 1 है, जिसे केवल 1 गुणनखंड है। ठीक है, कुछ संख्या ऐसे है जिसे केवल 2 गुणनखंड है। देखिए ध्यान से, जैसे 2 हो गया, जैसे 5 के गुणनखंड हो गया, जैसे 7 के गुणनखंड हो गया। ठीक है, इन संख्याओं के केवल कितने हैं, 2 गुणनखंड है। कुछ संख्या ऐसे हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। जैसे देखिए 2 से अधिक, 1, 2, 3। 3 के गुणनखंड में 1, 2, 3। 6 के गुणनखंड के बाद 1, 2, 3, 4। इसे गुणनखंडों की अधिकतम संख्या 4 है। उसके बाद 8 के गुणनखंड के ऊपर हम ध्यान दें तो 1, 2, 3, 4, यानी कि इसके गुणनखंडों की अधिक संख्या 2 से अधिक है। ठीक है, तो हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इन संख्याओं के गुणनखंड देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि हमें क्या परिणाम मिलता है, तो परिणाम में हम देखते हैं कि वे संख्याएं देखिए, अब यहीं से जो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं की कंसेप्ट निकल कर आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिनके केवल 1 गुणनखंड है, जिनके केवल कितने गुणनखंड है, जिनके केवल 1 गुणनखंड है। देखिए ध्यान से, एक संख्या है जिनके केवल 1 गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे हम,
जिनके केवल एक गुणनखंड है। वे संख्याएं जिनके केवल एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, जिनके केवल एक गुणनखंड है। दूसरी हम क्या देखते हैं, बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल दो गुणनखंड, जिनके गुणनखंडों की संख्या दो है। जिनके गुणनखंडों की अधिकतम संख्या की बात करें तो दो, जैसे आप देख सकते हैं 2, 7, 5, ठीक है, जिनके केवल दो गुणनखंड है। तो दूसरा हमें निष्कर्ष क्या मिला, जिनके केवल दो गुणनखंड है, जिनके केवल दो गुणनखंड हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो तीसरे परिणाम पर हम पहुंचते हैं। तीसरा परिणाम यह है कि बहुत सारे संख्या ऐसे हैं इसमें जिनके दो से अधिक गुणनखंड है। जैसे आप देख सकते हैं 3, उसके बाद हम बात करें 4, 6, 8, 9, 10 और आगे बढ़ेंगे और सारे संख्या मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इन सारे संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या जो है 2 से अधिक है, जिनके गुणनखंडों की संख्या, जिनके गुणनखंडों की संख्या, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। देखिए इन संख्याओं के गुणनखंडों को देखने से हमें 3 तरह के परिणाम पर हम पहुंचते हैं। पहला, वे संख्या जिनके केवल एक गुणनखंड है, वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड है, और वे संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या जो है 2 से अधिक है। अब हम यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझाने वाले हैं वो चीज़ें ये है, देखिए जिनके केवल एक गुणनखंड है, हम पहला निष्कर्ष पे पहुंचे कि जिनके केवल एक गुणनखंड है, वो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, एक, और एक जो है वो स्वयं है, एक है, ठीक है। तो एक की अगर हम बात करें, ये न तो अभाज्य, न तो भाज्य और नहीं अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल एक है, वे संख्याएं एक है केवल, ठीक है। और एक की अगर हम बात करें कि ये कौन सी संख्या है, तो ये न तो भाज्य है, भाज्य अभाज्य में, तो न तो भाज्य है और न ही ये अभाज्य संख्या है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। अगला दूसरे निष्कर्ष पे जो हम पहुंचे हैं ये है कि जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है, जिनके केवल 2 गुणनखंड है, वे संख्याएं कौन कौन से हैं, तो देखिए 2, 5, 7 और आगे मिलेंगे तो और हमें आगे 11, जिसका हो सकता है 1,11, उसके बाद 13, 1,13 हो सकता है। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड है, तो कौन कौन संख्या मिली हमें, तो पहला मिला 2, उसके बाद क्या मिला हमें 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 3 भी जो है एक अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1,3, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको 2,3, कोमा मिल गया हमको 5, कोमा में हमें एक और संख्या है 7, और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 8 जो है हमारा नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है, 9 जो भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या, और उसके बाद मिलेगा 11 के बाद हमें मिलेगा 13। ऐसे ही और संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड है, उससे हम लोग इन संख्याओं को अभाज्य संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। इन संख्याओं को अभाज्य संख्या अंग्रेजी में बोले तो प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला अगर हम बात करें, तीसरे निष्कर्ष पे हम लोग जो पहुंचे थे, ये निष्कर्ष ये था, यहाँ पे तीसरे निष्कर्ष पे जो हम लोग पहुंचे थे वो ये था, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। तो देखिए कौन कौन संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है? 4, उसके बाद आगे 6, आगे 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, आगे बढ़ेंगे तो 12 मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो 14 मिलेगा। इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। इन संख्याओं को लिखेंगे, इन संख्याओं को भाज्य संख्या यानी कि अंग्रेजी में बोले तो कंपोजिट नंबर, अंग्रेजी में बोले तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, उन संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, आप समझिएगा इस चीज को कि यहाँ पे कौन कौन संख्या है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। यहाँ पे लिखा गया कि इन संख्याओं को भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम समझते हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 10 यानी कि जिन के गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या हो? अधिक हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ठोस जानकारी मिल गई कि भाज्य और अभाज्य। ठीक है, आपको एक गहरा जानकारी मिल गया। आप इस जानकारी से अगर आप जानते हैं इस चीज़ को, तो आप कभी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप उसको गलती नहीं कर सकते। इसकी चांसेस बहुत कम हो गई आपको। ठीक है, अब हम इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो चीज़ ये बताएंगे। देखिए इसमें कुछ छोटी छोटी जानकारी हम क्या जाने, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य में एक को हम दोनों में से कोई नहीं कहेंगे। अगला जो आपको मिला, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इन संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या। अब सवाल आता है कि वो ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है, वो संख्या कौन सा है? तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अगला सवाल आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो है 2 है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो यहाँ से 2 सवाल इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अब हम बात करने वाले हैं कि भाज्य और अभाज्य के एक परिभाषा। अगर आपको परिभाषा लिखने का है तो आप यहाँ से तो लिख ही सकते हैं कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, यानी कि जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी एक परिभाषा हम लोग, आप एक सरल परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, अगला हम चर्चा करें इसमें। तो अभी आपने ये चीज़ सीखा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम समझेंगे कि अगर आपके एग्जाम में भाज्य और अभाज्य संख्या के एक डिफिनेशन लिखने को आता है, एक परिभाषा लिखने को आता है, तो आप किस तरीके से एक सही परिभाषा आप अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या, अभी हम जो जाना है कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है उसे हम लोग भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने जाना कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्या को रूट संख्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम इसके परिभाषा के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम भाज्य संख्या की परिभाषा की बात करें, भाज्य संख्या या इसको हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या, इसके हम डिफिनेशन की बात करते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए हम इसके परिभाषा की बात करते हैं। भाज्य संख्या में हम लोग क्या जाना कि जिन संख्याओं का गुणनखंड
2 से अधिक होते हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि इन संख्याओं के गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्या जो हमारी भाज्य संख्या होगी। जैसे कि 4 जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। अगला 6 जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। अगला संख्या जो है 8 जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। अगला संख्या है 9, इसके भी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। अगला है 10। अब इन संख्याओं के गुणनखंड पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताने वाले हैं थोड़ा समझिएगा। अगर 4 के गुणनखंड की बात करें तो हम देखते हैं कि 4 के गुणनखंड में 1 शामिल है और 4 स्वयं शामिल है। इसके अलावा एक और संख्या है 2 जिसे 4 पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। अगला अगर हम देखें तो देखिए 6 के गुणनखंड में 1 शामिल है और 6 स्वयं शामिल है। इसके अलावा भी 2 और संख्या हैं 2 और 3 जो 6 को पूरी पूरी विभाजित करती है। अगर हम 8 के गुणनखंड की बात करें तो इसमें भी हम देखते हैं कि वो 1 शामिल है और ये 8 स्वयं शामिल है। इसके अलावा और 2 संख्या हमें देखने को मिलती है। 9 के गुणनखंड के देखें तो इसमें 1 मिल रहा है और 9 स्वयं मिल रहा है। इसके अलावा एक और संख्या है। देखिए 10 के गुणनखंड की बात करते हैं इसमें भी हमें 1 देखने को मिल रहा है और हमें 10 स्वयं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 2 और संख्याएं 2 और 5 जो 10 को पूरी पूरी विभाजित कर रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा अन्य जो ऐसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो एक से, देखिए जैसे बताएं कि एक से अपने आप से यानी कि 4 अपने आप से भी विभाजित हो रहा है के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 4 जो है 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, 4 से भी हो रहा है। अन्य संख्या जो कि 2 है इससे भी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि 4 क्या है? एक भाज्य संख्या। अगर हम उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण में हमें कौन कौन सी संख्या शामिल होगी? 4, 6, 8, 9, 10, 12, आगे और भी संख्या हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या के एक सही डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला हम बात करेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या का। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है। अब ध्यान दीजिए बाकी सारी संख्याओं पे। अभी तो हमने देखा कि 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10 के गुणनखंडों पर ध्यान दिए जो कि ये भाज्य संख्या है। अब हम बात करेंगे बाकी संख्या एक को छोड़कर, क्योंकि एक की केवल एक गुणनखंड होते हैं जो एक स्वयं होता है। हम जाने कि एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य, तो एक को हमें छोड़ देना है। अगले संख्या पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? 2 जो एक से और केवल अपने आप से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर रही है। अगले देखिए 5 की अगर बात करते हैं ये भी 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप से यानी कि 5 से विभाजित हो रहा है। अगला 7 जो 1 से विभाजित हो रहा है और अपने आप 7 से विभाजित हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? और इसके गुणनखंडों की संख्या भी 2 है। 1 को छोड़कर वे सारी संख्याएं हम लिखेंगे कि 1 को छोड़कर वे सभी संख्याएं, 1 को छोड़कर वे सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जो सिर्फ एक एवं अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या हमने देखा कि एक को छोड़कर, हमने जाना कि एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य, तो एक को छोड़कर वे सभी संख्या जो सिर्फ एक एवं अपने आप से विभाजित हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? उदाहरण में हमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे हमें संख्याएं मिलते जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने भाज्य और अभाज्य संख्या को समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अभाज्य और भाज्य संख्याएं में इस वीडियो को देखने के बाद कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसे ही मैथ्स के और सारे बिंदुओं को समझने के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।